Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 के लिए ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री को मैं कुछ वीडियो सीरीज में कंप्लीट करूंगा और ये लगभग 7 या 8 वीडियोस मिनिमम कंसीडर करने वाला है। जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब के बारे में आपको डेफिनेटली प्लेलिस्ट के थ्रू आइडिया मिल जाएगा। आज की क्लास में मेनली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ रखा हुआ है। इनकेस आप लोगों ने क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री में कोई चीजें मिस कर दी हो या कोई ऐसी बेसिक बात जो आपको नहीं याद हो तो उनको रिवाइज करवा देना बहुत जरूरी है। आज के फर्स्ट पार्ट में हम क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं आज का क्लास और डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में अब तक पढ़ी है। सबसे पहला और बेसिक चीज क्या है? देखिए, सबसे पहला और बेसिक चीज है, हम लोगों ने जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, जब भी हम लोगों ने कंसीडर की, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक डेफिनेशन बताया था। ट्रिगोनोमेट्री इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, यानी समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल्स पे डिफाइन करूंगा किस तरह से आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं। जो सारी चीजें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ी है, तो पूरा क्लास 10 जो आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है वो एक क्लास में, इस एक क्लास में रिविजन होने वाला है। सारी चीजों को आप लोग रिवाइज करने के लिए रेडी रहिए। फर्स्ट थिंग है राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप लोग अपने पास देखते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको लोगों को पता होगा कि जो 3 साइड्स होते हैं उनको 3 नाम से बुलाया जाता है। 3 नाम रेस्पेक्टिवली है हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ए, बी और सी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। इसका हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल शो करना पड़ेगा, जो कि इजीली अंडरस्टूड है कि हमारा राइट एंगल कहां पर है, यहां पर है। लेकिन अगर आप राइट एंगल देख रहे हो तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को, फ्रंट साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है AC, वो फिक्स हो चुका है। लेकिन अभी तक बेस और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को क्लियर बता दी गई थी, एक्यूट एंगल जरूरी है। बिना एक्यूट एंगल के आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि हमारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन सा, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होने वाला है। राइट नाउ मैं अपने इस फिगर में आप लोगों को वो सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं करवाता हूं, सिंपली थीटा यहां कंसीडर करता हूं, और थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो रिमेनिंग साइड हमारा बेस हो गया। अब मैंने आप लोगों को अभी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का डेफिनेशन समझाया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का डेफिनेशन समझाया। डेफिनेशन लिख देता हूं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज है इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल। जहां पर भी आपको एक्यूट एंगल दिखेगा, यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल कंसीडर किया गया है थीटा, और बेस क्या है, रिमेनिंग साइड। जो भी रिमेनिंग है वो साइड हमारा होने वाला है बेस, रिमेनिंग साइड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोग साफ साफ बता सकते हो कि हाइपोटेन्यूज हमारा हो रहा है AC, हमारा इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल थीटा जो है वो है AB, यानी वो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, और जो हमारी रिमेनिंग साइड है वो है BC, जो हमारा बेस फॉर्म कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर पाना किसी भी गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने वो सीख लिया। फर्स्ट आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना सीखना होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। जैसे ही आप लोग ये कंप्लीट कर लोगे, आप लोग आज के सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ सकते हो, जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप लोग क्लास 11 के कैंडिडेट है और क्लास 10 की इस चीज को रिवाइज कर रहे होगे तो आप लोगों को बहुत इजी फील हो रहा होगा, लग रहा होगा जैसे ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। यस, तभी आप लोग 11th मैथमेटिक्स चूज कर रहे हैं, वरना आप लोग अभी 10 में होते। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी 2 वेरिएबल के बेसिस पे तीसरे वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस फॉर्मूला में अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो बेस निकल जाएगा। किसी भी 2 वेरिएबल के बेसिस पे तीसरा वेरिएबल निकल जाएगा। ये हमारा था पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस। आप लोगों को ये बातें भी पता होनी चाहिए। हम लोगों ने अब तक 2 फॉर्मूला पढ़ा जो इस चैप्टर के बेसिस पे था। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर में पढ़ी हुई और वो बेसिक चीजें जो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा था। वो था डेफिनेशन ऑफ साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो आप लोगों ने जाना है उनका बेसिक्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का मैं बेसिक एक बार आपको समझा देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेसिक्स जो है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं।
आप लोगों का 9 10 में पढ़ा हुआ होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर क्या है, उसके ऊपर अगर मैं साइन लेता हूं तो साइन ऑफ थीटा का डेफिनेशन था कि ये ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्राइंगल के किसी दो साइड का रेशियो है। हिंदी मीडियम से जो लोग कैंडिडेट है उन लोगों के लिए हम लोगों ने इसे एलके एकला के नाम पे पढ़ा था कि हम एलके एकला के बेसिस पर समझेंगे। एलके एकला जो मैंने अपने फ्रेंड के नाम पे बनाया था, और एक मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आप लोगों को इन दोनों में से आज मैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल पे एम्फसाइज करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास जो टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं वो सारे टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में आने वाले हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बोलेंगे। अब आप लंब, कर्ण और आधार नहीं बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप लोग इसका इस्तेमाल करके बाद में, क्योंकि लंब को हम लोग लंब, कर्ण, आधार किसे क्या इंग्लिश टर्म क्या है आपको पता है, तो अगर आप इससे भी याद रखते हो तो कर सकते हो, लेकिन टू बी क्विक हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग अपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के साथ ही प्रैक्टिस करें। तो मैं अब आप लोगों को जो भी 10 के कैंडिडेट्स थे उनको भले एलके क्लास सिखा देता हूं, लेकिन 11 12 में नॉट अलाउड, आपको पंडित बद्री प्रसाद से ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर है। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, गलत नहीं होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उससे लिखोगे। लंब बटा कर्ण, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप लोगों को ये सब बातें, जो चीज मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, ये सारी चीजें इलैबोरेटली समझनी है, तो आप लोगों को पता है लगभग हमारा 3-4 घंटे का वीडियो है टोटल। उस 3-4 घंटे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको बस जिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस जिस्ट में पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको सारी चीजें इलैबोरेटली समझाऊं। ये जिस्ट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोगों ने 10 में पढ़ा है, तो 10 के ट्रिग्नोमेट्री का जिस्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। आगे देखते हैं साइन थीटा के बाद हमारे पास क्या है। साइन थीटा के बाद हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? कॉस थीटा का डेफिनेशन होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास है तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan थीटा, जिसका पूरा नाम आप लोगों को याद होगा टेंजेंट होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन कॉस tan के बाद आप लोगों को याद होगा कोसेक सेक कॉट, कोसेक थीटा वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये भी आप लोगों को याद होगा कि जो साइन होता है, साइन का ठीक रेसिप्रोकल करने पर हम लोगों के पास कोसेक आता है, यानी कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस का सेक थीटा कन्वर्ट होता है सेक थीटा, जो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। tan का हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, जो कि होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आई होप कि आप लोगों को याद होगा। इसके बाद ही इसी के बेसिस पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीख रखा हुआ था कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। एंड इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कॉस और सेक के बीच का रिलेशन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, अल्टरनेटिवली सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी जानी थी, इसमें से ऐसा कोई भी टर्म ऐसा नहीं था नया जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई थी। मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई क्विक रिकैप करवा देता हूँ। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाया, एलके एकले का फॉर्मूला बताया, क्योंकि हम लोगों को एलके एकले के फॉर्मूला के बेसिस पर साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट को डिफाइन करना। अपार्ट फ्रॉम दैट साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट के बीच का जो इंटर रिलेशन है हम लोगों ने वो भी जान लिया। मैं इसे इरेज करके दोबारा यहाँ से करता हूँ। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट का जो इंटर रिलेशन है वो भी जान लिया हम लोगों ने। इसके अलावा पाइथागोरस का फॉर्मूला जान लिया, क्योंकि पाइथागोरस का फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज है। अगर इतनी सारी चीजें चैप्टर आप लोगों ने तैयारी कर रखी हुई है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के उस बेसिक पार्ट के लिए रेडी है जहां पर मैं आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रोवाइड करूंगा और बाकी सब आप निकाल पाओगे। लेकिन उस चैप्टर के पार्ट ना होते हुए भी मैं आपको एक और फॉर्मूला जो इस चैप्टर पे बेस्ड है बताता हुआ चलूं, उसके बाद मैं उस चैप्टर में चलूं। देखिए, एक फॉर्मूला है जो साइन tan और कॉस को रिलेट करता है, वो कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है अपने क्लास 10 के सिलेबस के दौरान, दैट साइन ऑफ थीटा sin theta divided by cos theta is going to be tan theta। इसी तरह से हम लोगों ने cot theta का डेफिनेशन भी पढ़ लिया है। cot theta क्या होगा? sin theta और cos theta का tan का रेसिप्रोकल, यानी cos theta divided by sin theta। ये टर्मिनोलॉजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप किसी एक को यूज करके बाकी मतलब दो को यूज करके थर्ड को निकाल सकते हैं। अगर मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, जिस क्वेश्चन में मैं आपसे sin cos tan निकालने के लिए बोलूंगा, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई दूंगा और बाकी सब निकालने के लिए दूंगा। आज हमारे कम्युनिटी टैब पे एक एमसीक्यू का पोस्ट है, उसे आप देखें, उसमें हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन पोस्ट किया, चाहे तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं।
हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पर सारे जो क्वेश्चंस हमारे लिए पॉसिबल है, जो इन फॉर्मूलाज को, जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने अभी स्क्रीन पे देखे हैं उनका रिवीजन करवाते हैं उसे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताएं, देख के स्क्रीन में जो भी कैंडिडेट हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसी को कोई डाउट है या नहीं। मैं वन बाय वन सबके डाउट लेना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले धीरेन, धीरेन अब तक जो स्क्रीन में चीजें हैं इसमें से किसी भी चीज में कोई डाउट है? नहीं सर। सुरजीत? नो सर। ओके, रोहित? नो सर। नो सर। ओके, तो अब सब लोग म्यूट कर ले, हम लोग क्लास में बैक करेंगे। बेसिकली अब जो हम अपने क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं वो होगा एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा क्वेश्चन जो इन सारे फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस करवाता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये बहुत बच्चे वाले क्वेश्चंस है। 10 में आप लोग बना लिया, अब आप लोग 11 में बहुत ग्रो हो चुके हैं। sin थीटा की वैल्यू अगर हाफ है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को आज 2 बार बनाऊंगा। मैं अभी बना रहा हूं पर कुछ देर बाद मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कुछ देर बाद में इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा। तब मैं इस तरह का क्वेश्चन और एक बार आपसे लूंगा और तब बनाने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, इस बारे में इलैबोरेट डिस्कशन में वही करूंगा। इन केस मैं भूल जाऊं मुझे रिमाइंड करना कि कौन सा यूज करना है, नहीं करना है। sin थीटा इक्वल्स टू हाफ है तो cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। इन शॉर्ट sin थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस? सिंपल सा तरीका है। क्लास 10 का कैंडिडेट कुछ इस तरह से स्टार्ट करेगा कि sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, और sin का डेफिनेशन वो लिखेगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। एंड आफ्टर दैट वो बोलेगा कि पंडित E by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin का वैल्यू, दैट क्लियरली गिव्स दैट परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 2। सो ही विल सर्च फॉर बेस। हाउ ही विल फाइंड आउट बेस? तो वो यहाँ पर फिर से एक बार इस्तेमाल करेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसके पास है 2, सो इट विल बिकम 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू उसके पास 1 है, सो 1 प्लस बेस की वैल्यू उसके पास नहीं है, उसे निकालनी है। आपको पता है यहाँ से बेस निकालने के लिए वो 1 को इस तरफ मूव करेगा तो 4 - 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, यानी बेस की वैल्यू वो फाइंड आउट करेगा √3। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? √3। आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि cos थीटा, आपको बाय डेफिनेशन पता है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। आप फॉर्मूला लिखोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आप देख पाए हो √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। आपको अगर tan थीटा पूछ लिया जाए तो आप tan थीटा के भी फॉर्मूला लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में देख पा रहे हो हाफ, और बेस की वैल्यू देख पा रहे हो √3। आपने वैल्यू निकाल लिया। अगर इसी तरह से sin cos tan के बाद अगर मैं आपको कोसेक देता हूं, कोसेक थीटा, आप सिंपली बोलोगे जो सर साइन की वैल्यू थी हम उसे रेसिप्रोकल करके लिखना चाहेंगे तो 2/1 यानी कि सिंपली 2 लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे हम लोगों ने cos निकाल लिया है, दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, जो भी cos की वैल्यू से रेसिप्रोकल कर लेता हूं तो √3/2 का 2/√3 कर लेते हैं। और अगर मैं आपसे कहूंगा tan cot का वैल्यू निकालिए तो आप कहेंगे सर tan की वैल्यू 1/√3 आई है, cot की वैल्यू मैं √3 लिखूंगा। आई होप कि इस दौरान आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस निकालने के लिए आप लोग तैयार होंगे। मैं एक एक करके सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन लेता हुआ चलो। धीरेन, कोई डाउट है अब तक? नहीं सर। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को एग्जाम में दिए जाए आप लोग बना पाएंगे? हाँ सर, बना लेंगे। वेरी गुड। किसी भी एप्लीकेशन के दौरान हम लोग इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हमारा क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल पे होने वाला है। ये सिर्फ क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन क्लास है। यहाँ आप लोगों को 10 की ट्रिग्नोमेट्री करवाई जाएगी, क्योंकि जब अगले क्लास की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा अगला क्लास जो होगा वो ठीक वो चैप्टर है जिस जो चैप्टर हम लोगों ने क्लास 10 में कंप्लीट किया था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद का एंगल जिसका नाम है एसोसिएटिव एंगल। तो हम लोग अगले क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव एंगल, और एसोसिएटिव एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम एसोसिएटिव एंगल की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि काइंडली आज की क्लास को कंटिन्यू करें, पूरे वीडियो को देखिए, पूरी चीज को समझिए ताकि आगे बढ़ पाए। धीरेन, कोई डाउट है आपको? धीरेन के बाद सुरोजित, कोई डाउट है आपको? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। रोहित? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग म्यूट कर लें, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं वो क्लास 10 के लिए 23 नंबर चैप्टर का
रिवीजन है। चैप्टर नंबर 23 में हम 23.2 एक्सरसाइज को अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने क्लास 10 के माध्यमिक के बुक से रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। आप लोगों को याद है क्लास 10 में हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, जिस टेबल में कुछ हम लोगों ने इस तरह से वैल्यूज देखी थी। मैं आपके सामने अभी फिर से वो टेबल बनाऊंगा और वो पूरा टेबल बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि उस टेबल की जरूरत हमें 10 में भी 11 में भी पड़ने वाली है। आपको पता है हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाया था जिसमें हम लोगों ने एक ऐसा लाइन लिया था, इसमें हम लोग डिफरेंट एंगल्स को लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिखते हैं। यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होगा। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक एंगल दिया जाएगा, उस स्पेसिफिक एंगल पे हमारे पास वैल्यू होगी। एंगल कुछ इस तरह से होने वाले हैं, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री होगा, उसके बाद हमारे पास एक एंगल होगा 45 का, उसके बाद एक एंगल होगा 60 का एंड फाइनली होगा 90 का। इस तरह से हमारे पास डिविजन हो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिवीजन इस तरह से होने वाले हैं कि ये साइन होगा, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास एंगल्स लिखने के लिए होंगे, ये साइन लिखने के लिए होगा, ये हमारा कॉस लिखने के लिए वैल्यू बनाया जाएगा, फिर हम tan के लिए बनाएंगे, इसके बाद हम कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइनली कॉट की वैल्यू हमें एकदम लास्ट में मिलने वाली है। चलिए, जो टेबल मैंने फिलअप किया है उस टेबल में सारे टर्मिनोलॉजीज को लिख दूं। मैं इस टाइम रीडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं लिखने के लिए। आपको पता है मैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली लिखता हुआ जाऊंगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। आपको पता है मैं यहाँ पर एंगल निकलूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बेसिक सी गलती होती है सारे बच्चों से, मैं थोड़ा इस बारे में डिस्कस कर लूं। बच्चों के बात करने का तरीका होता है साइन को साइन नहीं बल्कि साइन थीटा बोलते हैं ऑलवेज। थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा डिफाइन किया जाएगा क्वेश्चन में। साइन थीटा नाम का कुछ नहीं होता, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे साइन कॉस टैन है। थीटा उस एक्यूट एंगल को कहा जा रहा है जिस पर हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ते हैं, हम साइन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। साइन अल्फा, साइन थीटा, साइन बीटा कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी एक्यूट एंगल पे पॉसिबल है। इवन वो एक्यूट एंगल 60 डिग्री भी है तो हम अगर कहते हैं आपसे कि साइन 60 डिग्री, तो हमारे पास वही बात हो रही है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जब उस टेबल को वो रेडी करते हैं तो यहाँ पर एक थीटा लिखते हुए चलते हैं। क्या उसकी जरूरत है या नहीं है? अब आप क्लास 10 के कैंडिडेट नहीं रहे हैं, 11 में है, आप लोगों को इतनी बातें समझ आ रही है। तो बेसिकली मैंने एक बेसिक सी बात आप लोगों को करेक्शन करने की कोशिश की कि यहाँ पर थीटा की जरूरत है या नहीं। ये आप लोगों के जहन में आया होगा या नहीं आया होगा, दोनों कंडीशन में मैंने क्लियर कर दिया। अब लिखते हैं इस टेबल में स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लास 11 में आप लोगों को इस तरह का कोई टेबल बनाना नहीं पड़ेगा या इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है कि tan 30 का वैल्यू कितना होगा, तब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। दो चीजें क्लास 10 में मैंने बताया था, मैं आज MSc करके बैठा हुआ, मुझे आज तक ये टेबल का वैल्यू याद नहीं है, मुझे नहीं जरूरत याद करने की। याद करके मैथमेटिक्स नहीं बनाया जा सकता, मैथमेटिक्स सीखने की चीज है। आप इस टेबल को बनाना सीख लो, जब जरूरत पड़ेगी आप लोग ऐसे कर लो। अगर आपकी जहन अच्छी है, अगर आप अच्छे से याद कर सकते हो, डेफिनेटली इसके बाद आप इसे याद कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करना चाहते हो कर सकते हो, पर मुझे नहीं याद होता, मैं नहीं करता, मैं समझाता भी नहीं हूँ याद करने के लिए। मैं सिर्फ ये टेबल निकालना सिखाता हूँ एंड आई कैन मेक दिस टेबल विद इन 2 मिनट्स। स्टूडेंट के लिए समझा के मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, 2 मिनट मेरे लिए एनफ है इस टेबल को बनाने के लिए। चलिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं सिखा दूं। साइन थीटा के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4। सारे वैल्यूज को लिखने के बाद मैं सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड करूंगा। डिवाइडेड बाय 4, 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 और फिर मैं सबका स्क्वायर रूट करूंगा। पहले का स्क्वायर रूट, दूसरे का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। जो वैल्यूज आएंगे मैं उसे एक एक करके लिखूंगा। इसका न्यूमरेटर 0 है, टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। इसका न्यूमरेटर 1, 4 है, कोई कैंसिल नहीं होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो इसकी वैल्यू होगा 1/2। यहाँ पर है 2/4, सो 2 4 को कैंसिल कर देगा, 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हो गया 1, 1 का एलसीएम 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, 1√2। यहाँ पर न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट होकर 4 का स्क्वायर रूट होकर 2 हो जाएगा। 4/4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। मैंने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो साइन को लिखने का ऑर्डर है उसके ठीक रिवर्स ऑर्डर में आप कॉस को लिखोगे। रिवर्स ऑर्डर में मतलब ये 0 से स्टार्ट होकर 1 तक गया है, ये 1 से स्टार्ट करके रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो पहले होगा 1, फिर होगा √3/2, इसके बाद होगा 1/√2, इसके बाद होगा हाफ एंड फाइनली होगा 0। साइन कॉस के बाद हम tan की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो tan का सिंपल सा डेफिनेशन है साइन डिवाइडेड बाय कॉस करते हैं। साइन आपको दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, यानी आप सिंपली यहाँ पर एक डिवाइड मान लो। तो 0/1, न्यूमरेटर 0 है यानी 0। दिस अपॉन दिस आपको दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में √3, तो ये हो गया 1/√3। बिल्कुल ये दोनों ही वैल्यूज सेम है, दोनों ही कैंसिल हो गए 1।
इसके भी डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में √3, डिनोमिनेटर में 1, तो वैल्यू टोटल हो गया √3, ये 1 लिखा है मैंने, ठीक है, अपनी गंदी से हैंडराइटिंग में। इसमें 1/0, डिनोमिनेटर 0 को हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। आई होप कि ये सी चीजें समझ में आ गई होंगी। याद रखिए जो भी tan के लिखने का ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर जब लिखेंगे तो वो cot लिखाएगा। तो हम लोग इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर √3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, देयर आफ्टर हम 1/√3 लिखेंगे एंड फाइनली 0 लिखेंगे। अब हमारे पास कोसेक बचा है। कोसेक का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। कोसेक का डेफिनेशन होता है 1/sin, यानी जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। साइन की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है ना, तो 1/0 यानी डिनोमिनेटर में 0 यानी अनडिफाइंड। बाकी सारी चीजों में उतनी सोचने की जरूरत नहीं है। 1/2 है तो 2/1 कीजिए, 2/1 यानी कि 2, 1/√2 है तो √2/1 कीजिए यानी कि √2, ये हो जाएगा 2/√3, 1/1 हमारे पास 1 ही रहेगा। जो कोसेक के लिखने का ऑर्डर है 3 बार से दिखा रहा हूं, सेक के लिखने का ऑर्डर ठीक उसका उल्टा है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा और ये अनडिफाइंड होगा। यहां पर मैं आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी जो मैं क्लास 10 में नहीं सिखाता हूं वो आपको बताता हुआ चलो। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, साइन और कॉस के केस में एक लिमिटेशन है। साइन और कॉस की वैल्यू साइन हो या कॉस हो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 पॉसिबल है। अगर हम बात करें tan के केस में और cot के केस में तो इसकी वैल्यू कोई भी नंबर, रियल नंबर वैल्यू पॉसिबल है। और सेक और कोसेक के केस में जब हम लोग सेक और कोसेक लेते हैं तो इनके साथ लिमिटेशन है कि इनकी वैल्यू -1 से लेके +1 इस चीज को छोड़ के कुछ भी पॉसिबल है। सेक और कोसेक की वैल्यू -1 से +1 के बीच को छोड़ के, या -1 से +1 के बीच आपको रियल नंबर लाइन दिखाता हूं, यह है 0, यह है +1, यह है -1। इसके बाद क्या होगा तो यहाँ पर आपको पता है -2, इसके बाद क्या होगा तो आपको पता है यहाँ पर 1.5। कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, लेकिन 0 -1 से लेके +1 तक के बीच में कोई भी नंबर नहीं पॉसिबल होगा। यह है कोसेक की प्रॉपर्टी। ये हमारे 23.1 नंबर चैप्टर में ही सिखाया गया था, लेकिन मैं जनरली टेबल को सिखा लेने के बाद बता देता हूं, ये याद रखने की जरूरत है। और tan और cot के केस में कोई भी रियल नंबर पॉसिबल हो सकता है, इनकी वैल्यूज। इतने पूरे टेबल को कंप्लीट करवाने के बाद मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि मेरे बच्चों को ये समझ में आया भी या नहीं। धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, यस सर। पूरी तरीके से समझ में आ गया है? हाँ। ओके। सुरजीत, हाँ सर, समझ में आ गया। रोहित, सर, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना अब तक? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने बहुत दूर तक के प्रॉपर्टी को सीख लिया है। क्लास 10 के अगर मैं बात करूं कि क्लास 10 के इस चैप्टर में और क्या चीजें हैं जो हमारी जाननी जरूरी है, तो हम लोग जानते हैं कि 23.3 की तरफ अब हम लोग बढ़ सकते हैं, जो एक बहुत ही वाइटल चैप्टर है क्लास 10 का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 23.3 में क्या हम लोगों ने सीखा था। एक्सरसाइज 23.3 एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे और माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस बनाए थे पर कंफ्यूजिंग भी बहुत था हमारे लिए। हम लोगों ने जो फॉर्मुलाज पढ़े थे उन फॉर्मूला का लिस्ट मैं आपको यहां दिखा दूं। एक्चुअली 23.3 चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, एक्सरसाइज 23.3। इसमें बेसिकली हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दूसरा, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तीसरा। ये 3 फॉर्मूला सिखाए गए थे और यही इस चैप्टर का बेस है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 23.3 की, तो इसमें हम बस इन 3 फॉर्मूला के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर सीख रखे थे। क्या किया था हम लोगों ने इन 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे? तो इन 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि साइन कॉस के बीच में एक रिलेशन है, हम लोगों ने देखा था सेक टैन के बीच में एक रिलेशन है, और कोसेक और कॉट के बीच में एक रिलेशन। इसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23.1 में साइन कॉस टैन के बीच में कुछ और इंटरमीडिएट रिलेशंस पढ़े थे। उन सारे रिलेशंस को अगर इस्तेमाल किया जाए तो यहां पर भी फिर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दूंगा और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको फाइंड आउट करके निकालने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। दोबारा मैं एक क्वेश्चन चूज करता हूं कि मैं आपके सामने लेता हूं साइन थीटा की वैल्यू, इस बार मैं लेता हूं 1/√2 और मैं आपसे कहता हूं कॉस जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको फाइंड आउट करो। मैं यहां लिख लिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं निकालूंगा, क्योंकि आपको साइन पता है, तो साइन पे से आपको कौन सी आइडेंटिटी पता है? साइन पे आपको ये आइडेंटिटी पता है जिसमें हम लोगों ने कॉस, साइन और कॉस को देखा था। तो आपको कॉस निकालना होगा इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके। आप कैसे निकालोगे कॉस की वैल्यू? पहले आप लिखोगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन
1/√2, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने जाओगे तो लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, क्योंकि ये हाफ इस तरफ में प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 1 से हाफ माइनस करने पर हाफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास हाफ हुई है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/√2। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी निकल आएगी। साइन के बाद हम लोगों ने कॉस निकाल लिया। अब हम सोचेंगे कि हम tan कैसे निकालें। तो देखिए tan निकालने के लिए अब तो हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था, tan इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, क्वेश्चन में गिवन है 1/√2। cos थीटा की वैल्यू आप लोगों ने देखा है 1/√2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर वैल्यू हो जाएगा 1, हमारे पास tan निकल गया। अब अगर हम सोचेंगे कि बाकी कोसेक के लिए क्या करें, तो आपको पता है कोसेक थीटा हम लोगों ने पहले भी वही किया था, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि √2। हम लोग सेक कैसे निकालेंगे, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर से √2, क्योंकि कॉस की वैल्यू भी 1/√2 ही थी। और कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट निकालेंगे जो भी tan है उसकी रेसिप्रोकल 1। तो हम लोगों ने फाइनली फाइंड आउट कर लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और बाकी सारे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि एक जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इतने इजी है। अगर कभी मैं आपके सामने सेक और tan दे दूं, तो आप सेक और tan का फॉर्मूला मान लेते कि मैंने सेक की वैल्यू दे दी और मैं आपसे बोलता हूं बाकी निकालो, तो सेक और tan का इस्तेमाल करके आप tan निकालोगे सेक के बेसिस पर, सेक के बेसिस पर आप tan निकालोगे तो सेक और tan हो गया। लेकिन फिर आप इन फॉर्मूलाज को नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। हो सकता है कि सेक और tan को इस्तेमाल करके आपको न्यूमरस तरह, जैसे कि इसे भी आप यूज कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सेक में से आप उल्टा करके निकाल लोगे, सेक को उल्टा करके कॉस निकल जाएगा, कॉस में बैठा के फिर आप साइन निकाल लोगे। बहुत तरह से बनाया जा सकता है एक्सरसाइज 23.3 के क्वेश्चंस, लेकिन मेन एम होता है कि आपको इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के नाम। ठीक है, ये जो चैप्टर था हमारा 23.3, इसे हम लोगों ने अपने क्लास में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के नाम पे हम लोगों ने इसे पढ़ा था। इवन क्लास 10 के दौरान भी मैंने आप लोगों को इसे आइडेंटिटीज नाम पे ही पढ़ाया था, क्योंकि इसका जो हिंदी नाम है वो मुझसे समझ नहीं आता, बोला ही नहीं जाता। खैर, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे ये चैप्टर 10 में भी कर लिया था और मैंने अभी भी आपको समझा दिया किस तरह से इसे करने हैं। एक बार दोबारा कैंडिडेट से क्वेश्चन लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आप लोग बताएं क्या हाल है, अब तक समझ आया? धीरेन, यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में कोई डाउट है? नहीं। म्यूट, एक साथ सब लोग अनम्यूट ना करें, दिक्कत होती है। सुरजीत, हाँ सर, समझ में आ गया। डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। म्यूट। रोहित, यस सर, समझ गए। वेरी गुड। चलिए सब लोग म्यूट कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब अगर हम लोगों ने 23.3 तक सारे चैप्टर पढ़ लिए तो बचा क्या है? बचा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 24 नंबर, क्योंकि वो चैप्टर था सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर जो कि 10 में आप लोगों ने पढ़ा था। आज का वो लास्ट टॉपिक है, उसे डिस्कस करते ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इस चैप्टर को आज के वीडियो को क्लोज कर देंगे और हम अगले वीडियो के लिए तैयारी करेंगे। तो आज के चैप्टर में चलिए अब उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कही थी कि हम लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। इसके लिए कौन सा मेथड यूज करें, पंडित बद्री प्रसाद या फिर ये? पहली बात, यहां पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आप किसी भी मेथड से निकालो। आपके दोनों ही मेथड से जो वैल्यूज है, जो रिजल्ट है, वो मैटर करता है। आप किसी भी वैल्यू से जिससे आप निकालो। लेकिन एज अ टीचर मेरा सजेशन होगा कि प्लीज आप कभी भी फर्स्ट मेथड पंडित बद्री प्रसाद का इस्तेमाल ज्यादा ना करो, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल का चीज है। ये जो चीजें है ना, ये आप लोगों को एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग अब इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप लोग 10-11 में हो, डेवलप हो चुके हो, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो अलग से सीखनी पड़ेगी। जी, धीरेन का कोई क्वेश्चन है? धीरेन अपना क्वेश्चन बताइए। सर कभी अगर क्वेश्चन आता है और पूछता है इन सब का वैल्यू, तो कभी बोलेगा इसी मेथड से निकालिए। ओके, आंसर देता हूं, म्यूट कर लीजिए पहले। नहीं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये लिमिटेशन नहीं दिया जाएगा कि कौन सा मेथड आपको बताना है। मेथड कभी नहीं पूछा जाएगा। आप लोग 10 के कैंडिडेट नहीं रहे हैं कि आप लोगों को मेथड के बारे में पूछा जाएगा। बस आपको वो एक वैल्यू देके बाकी वैल्यू दे पूछेगा, आप किसी भी वैल्यू से निकाल के उसको दिखाओ। जनरली टीचर्स प्रेफर करते हैं कि आप ये आइडेंटिटीज वाले मेथड को यूज करो, ना कि रेशियोज वाला। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आप लोगों ने निकाला या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में निकाला, आपका आंसर होना चाहिए आइडेंटिटीज में निकाला। ठीक है,
लेकिन अगर आप दूसरे वाले में निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बात पहले भी बता चुका था कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो वैल्यू है वो सही है या गलत है। क्लियर हो गया? अब हम इस क्लास के एंड की तरफ बढ़ते हैं। हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 24, जिस चैप्टर का नाम था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो वर्ड है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं, और अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाए तो दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है अगर कोई भी दो कोण आपको मैं बना के देता हूं, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये दो कोण है, अगर ये कोण मैं बता दूं कि 40, चलिए ये बताता हूं 40 का है और ये मैं बताता हूं 50 का है, तो दोनों को जोड़ के कितना टोटल वैल्यू हो गया? 40 + 50 90। तो जब भी दो कोणों को जोड़कर 90 होता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम करते ये हैं कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि a + b दो एंगल्स इज इक्वल टू 90 ऑलवेज पता है। आपको कहा यह जाएगा कि मैं साइन दे रहा हूं आपको और आप इसे कॉस में ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो जब भी आप साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करोगे, सिंपल सी बात है, जो एंगल दी हुई है वो एंगल नहीं रहेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज होगा। एंगल ए दिया हुआ है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बी, क्योंकि ए बी को जोड़ के 90 हो रहा है, तो ये कॉस का हो जाएगा बी। लेकिन आप सिंपली नहीं लिख सकते हो कॉस बी, ये नहीं होगा, ये होगा कॉस 90 - बी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको साइन ए दूंगा तो आप कॉस लिख सकते हो, और अगर मैं आपको कॉस ए बोल देता, कॉस बी बोलता, तो आप लिखते साइन, लेकिन साइन ए नहीं, साइन 90 - ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया कि ए और बी दोनों का सम वैल्यू हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिस्कस किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही है दो कोणों को जोड़कर दो एंगल्स का सम वैल्यू 90 डिग्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं अगर सम 90 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, ठीक है। अब ए के लिए अगर मैं आपको एंगल दूंगा तो आप उसको कॉस में ट्रांसफर कर सकते हो, कॉस दूंगा तो साइन। इसके बेसिस पे जो फॉर्मूला लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला लिस्ट देखिए, साइन 90 - थीटा 10 में जिस तरह से पढ़ाया जाता है इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सेक 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, tan 90 - थीटा is equals to cot theta and cot 90 - theta is equals to cosec theta। समझ आया? इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन साइन से कॉस में कॉस है, साइन में सेक, कॉसेक में कोसेक, सेक में टैन, कॉट में कॉट, टैन में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। साइन को हम लोग कोसेक में पहले करना सीखे थे फर्स्ट चैप्टर में, जहां पर साइन का ठीक रेसिप्रोकल कोसेक होता था। यहाँ और साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर कभी साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करना है तो आइडेंटिटीज इस्तेमाल करो। अभी मैं कहने जा रहा हूं कि साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना आइडेंटिटीज के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसके बारे में बताओ, मुझे साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करना है, क्या क्या तरीके पॉसिबल है? तो इसके सिर्फ दो वेज पॉसिबल है। एक कि आप आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर दो, ठीक है, जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। दूसरा आप कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट। तो साइन में 90 - थीटा करके दूसरे को लिख देंगे। पर एक बात बताओ, इसके अलावा क्या कोई तीसरा मेथड है जो आपको पता है या आप सोच सकते हो? अगर सोच सकते हो तो जरूर कमेंट कर देना कि हाँ ये तीसरा मेथड है जो मैंने सीखा है कभी, ठीक। कोई ऐसा मेथड मुझे मिलना नहीं चाहिए। अगर फिर भी किसी के कमेंट्स आते हैं डेफिनेटली आई विल सी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर आप लोगों ने समझ लिया है, ये चीज समझ लिया है, तो आप लोग रेडी हो जाइए अगले क्लास के लिए, जहां पर हम करने वाले हैं एसोसिएटिव एंगल। बुक से उस चैप्टर का भी कोई लेना देना नहीं है, बुक में उससे कोई भी चीजें हम नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ करने वाले हैं किस तरह से किसी भी गिवन एक एंगल का एसोसिएटिव एंगल फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने शायद कह दिया, एसोसिएटिव एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एसोसिएटिव एंगल जो होती है, एंगल की एसोसिएटिविटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां जहां पर हम लोगों ने 90 - थीटा के बारे में डिस्कशन किया है, अगला क्लास स्टार्ट होगा 90 + थीटा के साथ, और ये 90 + थीटा से बढ़ते हुए 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा। आप सोच रहे हो कि हम लोगों ने पूरा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया ना, 90 लेके 180 आए, 270 आए, 360 नहीं। फिर हम इसमें कभी भी चाहे जितनी बार चाहे घूम सकते हैं। अगर आपको पता है 360 का 2 बार करेंगे तो 720 होगा, ठीक है। 720 का 2 बार करेंगे तो मुझे नहीं पता, बाद में बताऊंगा कैलकुलेशन करके, 1440 होगा।
कैलकुलेशन हो गया जल्दी से। तो इस तरह से 1440 के बाद भी अगर एंगल पूछा जाए तो भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे अगले चैप्टर में, जहां पर हमारा नाम होगा एसोसिएटिव एंगल। इससे पहले कि मैं क्लास को समराइज करूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई भी डाउट क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड अभी मन में है तो पूछ ले। धीरेन, नहीं सर। सुरजीत, नहीं सर। रोहित, नो सर, नो डाउट। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूरा 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री था हम लोगों ने डिवाइस करवा दिया है। इसके अलावा 10 के ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके बारे में बता दूं, उसकी क्यों जरूरत हमें नहीं है। हम लोगों के इसके अलावा जो चैप्टर बची हुई है चैप्टर नंबर 20 थी। चैप्टर नंबर 20 में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? चैप्टर नंबर 20 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के बीच का कन्वर्सन। हमें उसकी बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसी घड़ी सिखा दूंगा, रिवीजन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जो हम लोगों ने जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे पढ़ा था, वो भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग बस उसको अप्लाई करना सीखेंगे किसी किसी क्वेश्चन में। कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसे करेंगे। क्वेश्चंस, ये चैप्टर का रिवीजन करना हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। दैट्स इट, ये था हमारा आज का क्लास। आई होप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करें। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले